चलिए शुरू करते हैं अपना। आज अपना जो साइकोलॉजी का आगे का मटेरियल है वो अपन आज इसमें लेंगे और आज लगभग लगभग अपन मामला है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। चलिए किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात की जाएगी। ओके। तो आप सभी लोगों को ध्यान से पहले सुनना है जो जो चीज मैं आपको बताऊं। अधिगम से संबंधित कठिनाई है। आज का हेडिंग रहेगा अधिगम से संबंधित कठिनाई। अधिगम से संबंधित कठिनाई मतलब एक बच्चे को चीजें सीखने में क्या क्या तकलीफ होती है क्या क्या नहीं होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कई कई बच्चे आपने देखे होंगे कि वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, सही तरीके से बोल नहीं पाते। आपने अपने घरों में आसपास में से बच्चे देखे होंगे कि जो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अस्पताल बोल रहे हैं तो वो उसको अपस्ताल बोल देंगे। ऐसे है क्या नहीं? तो ऐसे उनके वर्ड है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्प्लिट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अपने वाले लोग है वो सारे मजाक उड़ा लेते हैं, कई ऐसे ही हंसी मजाक में टाल देते हैं, बात को सीरियस नहीं लेते। जबकि एक्चुअल में उनके मस्तिष्क के अंदर उस चीज से रिलेटेड क्या है, जो तकलीफ, उस तकलीफ का पर्टिकुलर नाम होता है कि ये तकलीफ क्या है। जो मैं अभी बोल रहा हूं ये तकलीफ है, इसका नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसमें बच्चा सही ढंग से किसी चीज को उच्चारित नहीं कर पाता है। जैसे उसको बोलना रहेगा तकलीफ, वो बोलेगा तपलिक। ऐसे उसका क्या होगा, वर्ड है वो आगे पीछे होगा। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब देखो मैं यहां पर अभी दो चीजों के नाम लिखूंगा। एक चीज है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, पहले बुलिमिया नर्वोसा लिखा देता हूं। ये खाने पीने से रिलेटेड बीमारी है, जैसे बुलिमिया नर्वोसा। और एक है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये दोनों बीमारियां क्या है क्या नहीं है, ये दोनों के दोनों बीमारियां हैं वो है खाने पीने से रिलेटेड। अब खाने पीने से रिलेटेड किस प्रकार से, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे बुलिमिया नर्वोसा किसको कहेंगे, मान लो कोई बच्चा ऐसा है, कई कई बच्चे आप ऐसे देखना, उन बच्चों को खाने पीने का पता ही नहीं रहता है। मतलब कितना खाना है, कभी वो कम खा लेंगे कभी वो ज्यादा खा लेंगे। ऐसे भी होंगे, ये असामान्य बालक होते हैं। जैसे आपने कई ऐसे देखे होंगे जो खाना खाते हैं, खाते खाते उनको पता ही नहीं रहता कितना खाना है। या तो वो उठने को रहेंगे, तब तक आप उसको बोलोगे कि चल और खा ले, है कि नहीं, या आपने दिया या कोई चीज रखी तो वो और खा लेते हैं। बाद में चाहे कितनी तकलीफ ही हो, मतलब पता नहीं रहता कि कितना खाना है। तो इसलिए वो कभी कम खा लेते हैं कभी ज्यादा खा लेते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा भी खाने से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होगा, जो ये ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है, इसमें क्या होता है लड़कियों को ऐसे लगता है कि यदि हमने ज्यादा खा लिया तो इससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, मैं मोटी हो जाऊंगी और उस समय कम मेरी सुंदरता क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इस चक्कर में वो फिर डाइटिंग करती है, फिर वो उपवास रखती है। तो आपने कई कई बार देखे होंगे कि जो एक्चुअल में मोटी होती ही नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, और इस चक्कर में वो कम खाना खाती है। देखा है कि नहीं देखा? जो मतलब बॉडी फिट रहेगी, मतलब संतुलित है पहले से ही, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि बार बार कि मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ये क्या है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये किसके अंदर आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि राधा है वो पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाती है क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैं खाना में खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। बताओ ये अधिगम से संबंधित किस प्रकार की कठिनाई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। यदि आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आए कि मोहन को पता नहीं है कि कितना खाना खाना है, तो वो कई बार शादी वगैरह में जाता है और जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है, जिसके बाद में उसे अपच वगैरह इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताओ वे अधिगम से संबंधित किस प्रकार की कठिनाई से गुजर रहा है, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। अब और भी होती है, जैसे एक होती है आपकी डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया अभी याद रखने का तरीका भी बताएंगे आपको। डिस्कैलकुलिया, एक सेकेंड रुकना है ना।
डिस्केल। अब देखिए ये डिस्कैलकुलिया किस प्रकार से है। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, बच्चे को गणितीय क्रियाओं में तकलीफ होती है, जोड़ने में, घटाने में, इनमें उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समझ में आई बात। जैसे कुछ भी जोड़ने को बोला जाए वो 2 3 जवाब देता है कि नहीं नहीं 6, नहीं नहीं 7, नहीं नहीं 4, ऐसे करता है। तो डिस्कैलकुलिया, तो ये गणितीय गणनाओं से संबंधित यदि किसी बच्चे में तकलीफ है तो वो कौन से में आएगा, डिस्कैलकुलिया। एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अभी याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। डिस्ग्राफ, डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई आती है। वो बनाना कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है, फिर वो ट्राई करता है, लेकिन जैसा वो देख रहा है वैसा आप बना रहे हो। आप बोलते हो कि ऐसे लाइन खींच के, ऐसे खींच के, ऐसे करके, ऐसे जोड़ दे, ऐसा बन जाए, लेकिन फिर भी वो जितनी बार बनाता है उसके रॉन्ग ही रॉन्ग बनता है। तो ये किसमें जाएगा आपका, डिस्ग्राफिया। इस प्रकार से और भी होता है, एक अफेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है ना, डिस्प्रेक्सिया भी होता है, ऐसे होते हैं। अब जैसे डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या है, गामक कौशल से संबंधित बच्चे में कठिनाई होती है। कई कई बार आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे, घर वाले चिंता करते हैं कि ये बड़ा हो गया यार, ये कब चलेगा यार। वो जब चलता है तो मतलब आड़े टेढ़े पैर रखता है, उसको चलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो डिस्प्रेक्सिया में गामक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है। जैसे कई कई बच्चों को देखना, ऐसे पेन पकड़ने में कठिनाई होती है, बड़े अजीब तरीके से पकड़ते हैं, फिर बहुत अजीब लिखते हैं। आपने देखा होगा कईयों के बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो सही तरीके से पैर नहीं लेते हैं, फिर चलने में उनको वो ऐसे टेढ़े मेढ़े रखते हैं। तो फिर उनके वो थेरेपी वाले वो रखते हैं, उनके वो मसाज वगैरह करते हैं, कंटिन्यू वो नसें हैं उनको क्या करते हैं, दबाते हैं, ताकि उनमें धीरे धीरे वो क्या है, ग्रोथ आए, फिर वो सही तरीके से चल पाए। तो गामक कौशल से संबंधित, गामक का मतलब गति, जिस चीज में भी गति है, जैसे लिख रहे हैं तो ये हाथ में क्या है, गति। लिखना, खेलना, कूदना, चलना फिरना, ये सब क्या है, गति है। जिसमें गति होती है वो किसमें जाता है, गामक में। समझ में आ गई बात। तो गति से संबंधित जितनी भी कठिनाइयां होती है वो सब किसमें आएगी, डिस्प्रेक्शन। अब याद रखने का तरीका बताता हूं कि एग्जाम में आप पहचानोगे किस। याद रखने का तरीका देखो, डिस्कैलकुलिया, अभी मान लो आप भूल गए कि मैंने क्या बताया, वो आप भूल गए, तो अब आपको याद कैसे आएगा। आप डिस्कैलकुलिया नाम देखा तो देखो इसके बीच में आया केलकु, ये केलकुल आया। तो कैलकुलेटर होता है कि नहीं होता, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है, गणितीय गणनाएं करता है। तो गणितीय गणनाओं से संबंधित जो चीज होगी वो किसमें आएगी, डिस्कैलकुलिया में, याद रह जाएगा। अब आप एग्जाम में ऐसे देखते ही पहचान जाओगे। अब इस डिस्कैलकुलिया का एक अन्य नाम होता है न्यूमेलेक्सिया। क्या होता है, न्यूमेलेक्सिया। अब ये भी आपको कैसे याद रहेगा, आपको पता है न्यूमेरिकल होते हैं, साइंस वालों को पता है न्यूमेरिकल क्या होते हैं। कोई सवाल ऐसा है जिसमें गणितीय गणना करनी पड़े, ऐसे सवाल को हमेशा ही न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल मतलब वो क्वेश्चन जिसमें नंबर्स का प्रयोग हो। या फिर आप इसको ऐसे याद रखो कि न्यूम, न्यूम से क्या आ गया, ऐसे लिखते हैं ना, नंबर। नंबर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, नंबर। तो नंबर किसमें होती है, संख्याएं किसमें होती है, गणित में। तो गणितीय गणनाओं से संबंधित कौन सा हो गया, डिस्केल। अब आप इस ग्राफिया को कैसे याद रखोगे, ग्राफिया में क्या आया, ग्राफ। ग्राफ को क्या करना पड़ता है, ग्राफ को ऐसे बनाना पड़ता है, पेन लेके लिखना पड़ता है, ऐसे सीधी लाइन, तब जाके ग्राफ बनता है। तो लिखने से संबंधित जो कठिनाइयां होगी वो किसमें आ जाएगी। अब आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्स, तो प्रेक्स से याद रखना एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस होती है वो क्या करती है, लाड लोग गति करती है, बहुत ही स्पीड से जाती है। तो जिन जिन चीजों में गति आए, खेलना कूदना, समझ में आई बात, चलना फिरना, वो सब किस में आ जाएगा, डिस्प्रेक्सिया में। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा कैसे याद रखोगे, जैसे बुल, बुल से मतलब होता है सांड। तो अब सांड को पता ही नहीं रहता है कि कितना खाना है, कब खाना है, कम खाना है, ज्यादा खाना है, बस ज्यादा खा लेता है तो भी खा लेता है, कम खा लेता है तो भी खा लेता है। तो वही बुलिमिया नर्वोसा में होने के बाद आदमी में सांड वाली प्रवृत्ति आ जाती है, उसको पता ही नहीं रहता कितना खाना है। तो बुलिमिया नर्वोसा मतलब खाने से संबंधित, पता ही नहीं है कम खाना है, ज्यादा खाना है वगैरह। अब बचे कौन, बचे नर्वोसा में दो ही नर्वोसा है, बुल बुल सड़ट का जन बाकी का ही, बाकी वही।
समझ में आई बात? तो ऐसे 6 याद हो जाएंगे। लगाओ अधिगम से संबंधित कठिनाई, हेडिंग लगाओ, जितनी बातें सीखी है इसको अपन लिखेंगे। और नंबर 1 पर लगाओ डिस्कैलकुलिया। क्या लगाओगे? डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया लगाओ। अधिगम से संबंधित कठिनाई, और कठिनाई में लिख लो डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया। मैं अगला पेज निकाल के एक एक बढ़िया तरीके से लिख रहा हूं। नंबर 1 पर आता है डिस्कैलकुलिया। ये गणितीय, गणितीय लेखन पठन। अब गणित में, गणित का कोई गणना लिखनी होगी ना, तो भी उसको तकलीफ होगी। 5 6 7 8 ऐसे लिखेगा तो भी तकलीफ होगी, मतलब लिखने में भी तकलीफ होगी। गणित की कोई चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ने में भी उसको क्या होगी? तकलीफ होगी। गणितीय लेखन पठन आंकिक प्रकार का नंबर 2 पर आता है डिस्ग्राफिया। जब एक बालक, जब एक बालक मांसपेशियों के, मांसपेशियों के असंतुलन के कारण, असंतुलन के कारण लेखन संबंधी विकार प्रदर्शित करता है। नंबर 3 पर आता है अप्रेक्ष्या। अप्रेक्ष्या या अप्रेक्ष्या लिख दिया। अप्रेक्ष्या से क्या याद रखोगे? एक्सप्रेक्ष्या। अप्रेक्ष्या में कैसा होगा? जब एक बालक, अधिगम संबंधी कठिनाई से एक सवाल फिक्स आता है, याद रख लेना। जब एक बालक गामक कौशल से संबंधित, गामक कौशल से संबंधित अधिगम निर्योग्यता प्रकट करता है। निर्योग्यता मतलब उस चीज की कमी, उस चीज की योग्यता का अभाव।
अगला लिखें, चलें आगे बढ़े। दोनों पढ़ रहे हैं। अगला लगाओ बुल्मी और नरवर्षा। बुल्मिया नरवोसा। ये भोजन संबंधित विकार है। जिसमें व्यक्ति या बालक व्यक्ति या बालक को समझ नहीं आता कि कितना खाना है। अगला आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। विशेषकर किशोरियों में पाया जाने वाला विकार। विशेषकर किशोरियों में पाया जाने वाला विकार है जिसमें जिसमें वह अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए रखने के लिए या मोटापा से बचने के लिए या मोटापा से बचने के लिए भोजन कम करना वे उपवास करना जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। वह उपवास करना जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। फोटो खींच लो फटाफट, निकालो कैमरा ऑन करो। ये खींचो, इसलिए ये खींचो, ये एक नंबर वाला ये खींचो। सबसे पहले ये हेडिंग डालनी, ध्यान रखनी। चलिए ना, देखो भाई। अगला एक लिखा था वहां आपको, डिस्थीमिया। एक डिस्थीमिया होता है, एक डिस्मोर्फिया होता है। कैसे क्या है क्या नहीं है? डिस्थीमिया, पहले तो डिस्थीमिया डिस्मोर्फिया दोनों को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं।
डिस्थीमिया, डिस्थीमिया वाले तो आपको आसपास ही बहुत मिल जाएंगे और डिस्मोर्फिया के भी बहुत मिल जाएंगे। आप अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी ढूंढ लेना, मिल जाएंगे खूब। अब देखो डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में वो लोग होते हैं जो बिना वजह ही किसी तनाव से पीड़ित रहते हैं। कोई टेंशन है ही नहीं, फिर भी टेंशन ले रहे हैं, तनाव से पीड़ित रहते हैं और इस वजह से उनकी मन स्थिति बदल जाती है। मतलब कोई चीज होती नहीं है, उसका ही लोड ले लेते हैं, फिर लोड लेने के बाद उनकी मन की संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती, फिर वो बे की बातें करते हैं। ये आते हैं डिस्थीमिया। अब याद कैसे रखोगे, डिस्थीमिया में लाड लो, यहाँ पे क्या है, थीम है। किसी चीज की थीम समझ में नहीं आती है तब तो आप परेशान हो, तो अच्छी बात है कि थीम समझ में नहीं आई, फिर ठीक हो जाए। लेकिन थीम समझ में नहीं आती है, आ जाती है, फिर भी लोग क्या करते हैं, बेकी बातें करते हैं, मतलब थीम का कोई रोल हो ही नहीं। आप इसको ऐसे कनेक्ट रख सकते हो कि जैसे किसी चीज की थीम समझ में नहीं आती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। याद रह जाएगा, तो तनाव से ग्रसित वाली लाइन किसके साथ आएगी, डिस्थीमिया। अब मैं बताता हूँ ये चीज है क्या। याद रखने का तरीका तो ये है, डिस्थीमिया में थीम थीम समझ में नहीं आती है तो व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है और उसको क्या हो जाता है, उसकी मन स्थिति बदल जाती। अब इसमें ऐसे लोग आ जाएंगे जो बेवजह ही तनाव से ग्रसित होते हैं। आपने कई कई बार देखे होंगे कि थोड़े से कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हो, हर चीज में ऐसे ची करते हैं। ऐसे आप वैसे लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये पैदा ही क्यों हुए। समझ में आई बात। कई कई आपने आदमी देखे होंगे घर परिवार में ऐसे देखे होंगे कि वो कोई छोटी सी चीज है उसकी भी टेंशन है उनको, मतलब टेंशन ही रहती है, होता है कि नहीं होता है। और यदि कोई टेंशन ना हो तो वो टेंशन को ढूंढ लेते हैं, वो सर्च करते ही रहते हैं। उनको दिक्कत तब हो जाती है जब वो एकदम सिंपल और एकदम खुश रहते हैं ना, तो उनको सूट ही नहीं होता मामला। एक बढ़िया सी छोटे मोटा कुछ मिल जाए फिर उसको लेके बैठ के उसको रोते रहेंगे और उसमें उनको वो बढ़िया फील होगा। और यदि कोई उनका उस स्थिति में साथ नहीं दे वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो वो ऐसे पीड़ित हैं और तनाव से ग्रसित हैं और बैठे हैं बेवजह कोई छोटी सी चीज की टेंशन ले रहे हैं, अब आप उनके रोने धोने में उनके साथ जाके शामिल हो जाओगे ना, तब तो आप लगोगे उनको मस्त। समझे। और आपने जाके यदि ऐसे बात कर दी कि यार इसका क्या टेंशन ले रहे हो, इसमें क्या है, तभी वो आप पे चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई आपको कुछ पता तो है नहीं, ये और वो, और मेरा यहाँ पे पूरा दिमाग खराब हो गया यार, मैं इसको सुबह से लिए बैठा हूँ, है कि नहीं। ऐसे होते कि नहीं होते, उनको हुआ रहता है डिस्थीमिया, उनके डिस्थीमिया। समझ में आई नहीं, ऐसे होते हैं लाड लो, ऐसे मेरे खूब देखे हुए। तो ऐसे लोगों से बचने का एक तरीका है कि यार ऐसे हो गया, बहुत बुरा हुआ यार सच में, ऐसा कह के कल्टी मार लो वहां से। समझ आई बात। यदि आप उसको समझाने बैठ गए तो वो आपका मूड खराब कर देगा। अब डिस्मोर्फिया, ऐसे तो आपके भरे पड़े हैं। देखो डिस्मोर्फिया होता है कि शरीर के अंगों को लेकर बेवजह टेंशन होती है। जैसे थोड़ी देर कांच में देख के फिर यार मेरी नाक लंबी है ना, है क्या नहीं, मेरी आंखें सही नहीं है, देख आंखें बड़ी बड़ी है, बाहर निकली हुई जैसी नहीं लगती क्या तेरे को। फिर वो आपको आंखें से फाड़ फाड़ के 2 बार बताएंगे, तो भाई इतना करेगा तब तक बाहर आई हुई दिखेगी बेवजह। कईयों कईयों को ऐसे फील होता है, आपने देखा होगा कि देखिए यार मेरे कान छोटे छोटे, या फिर किसी को लगता है मेरे कान बड़े हैं, लगता है ना। तो शरीर के अंगों को लेकर के बेवजह ही चिंता होती है कि मेरी नाक लंबी है, मेरे ऐसा है। और किसी की हाइट आइडियल रहेगी ना तो भी उसको ऐसे लगता है कि थोड़ी सी लंबी होती तो अच्छा लगता, किसी को ऐसे लगता है थोड़ी सी कम होती तो अच्छा लगता, ठीक है ना। और कोई कितना ही बॉडी फिट रहेगा उसको ऐसे लग सकता है कि या तो उसको ऐसे लगेगा कि यार मैं थोड़ा थोड़ा मोटा हूं, या फिर उसको लगेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा क्या हूं, पतला हूं। हर चीज को लेके लगता है। होता है कि नहीं होता, लड़कियों में नेल पॉलिश लगाए तो भी क्या अंगुलियां थोड़ी और लंबी होती है, सुंदर लगती। समझ आई बात। तो ये क्या है, ये डिस्मोर्फिया है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, मोर्फिया में क्या है, आप मोर। तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि यार मैं मोर जैसा लग रहा हूँ, ठीक है नहीं, मेरी नाक लंबी है, मेरी टांगे छोटी है, ये वो। तो ऐसे होता है। अब आपको बताऊं एक चीज, आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नोट किया या नहीं किया। सबकी हाइट है वो कमर से ऊपर और नीचे अलग अलग होती है। हो सकता है कि कोई 6 फुट का मिले, वो कमर से ऊपर ज्यादा लंबा है, कमर से नीचे कम लंबा है। और हो सकता है नीचे ज्यादा लंबा और ऊपर कम लंबा है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप 5.5 फुट के हो, है, और आपके जितनी जितनी एक और लड़की है वो भी 5.5 फुट की। अब आप उसको देख के लगोगे कि यार कि तेरी हाइट कितनी है, कि 5 फुट 6 इंच। आप बोलोगे मेरी भी इतनी, फिर भी तुम उससे लंबी लग रही, ऐसा कैसे, फिर ऐसे ही लेके आपको टेंशन हो जाएगी। अब आपको बता दूं, जो कमर से ऊपर कम लंबी है और कमर से नीचे ज्यादा लंबी है, वो आपसे लंबा लगेगा चाहे आपके बराबर हाइट रही। और यदि आप कमर से ऊपर ज्यादा लंबे और नीचे कम लंबे, तो फिर आपकी हाइट आइडियल होते हुए भी कम लगेगी, ऐसे लगेगी।
जबकि दोनों की होगी एकदम इक्वल, चेक करेंगे ना पूरा बराबर आएगा, इसलिए टेंशन मत लिया। हाँ अब इस पर नहीं, अरे तब तो बराबर ही दिखेगा ना कि ऊपर और नीचे दोनों में बराबर हो, तब है क्या नहीं। तो ये इस प्रकार से होता है, समझ में आई बात। आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद आपको कोई लगे ना कि ये बराबर लंबाई का है, क्या हुआ, समझ में नहीं है, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा, यहाँ नहीं समझा सकता प्रोटोकॉल होते हैं क्लास के चलो आगे बढ़ो, एक सेकेंड है ना, कहाँ गया है, चल गया। अब डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में लिखोगे कि बेवजह, इसमें मोरफिया में मोर से याद रखना, उसको लगता है मैं मोर जैसा हूं, है ना, है? अच्छा हाँ हाँ, वो है तो कंटिन्यू, देखो जैसे 3 आ गए तो ये 4, ये 5, इधर 6 और इधर 7। बेवजह व्यक्ति किसी तनाव से ग्रसित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है तथा उसकी मन स्थिति बदलने लगती है। तथा उसकी मन स्थिति बदलने लगती है। और डिस्मोर्फिया में क्या होगा, जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भ्रम पाल लेता है बैठे बैठे ही। भ्रम पाल लेता है तथा विशेषकर अपने अंगों के छोटे या बड़े होने को लेकर दोनों, छोटे या बड़े होने को लेकर मुझे ले रहे हैं आप, छोटे या बड़े होने को लेकर, जैसे जैसे कोई सोचता है कि मेरी नाक लंबी है, ठीक है ना, लिख लिया यहां तक। अगला लगाओ डिसलेक्सिया। अगला है डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है डिसलेक्सिया।
पठन का वह विकार जिसमें बालक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाता है। जैसे एक बालक अस्पताल को अपस्ताल पढ़ता है। अगला आता है अलेक्सिया। हम्म, नहीं तो अंदरूनी ठंडक है क्या नहीं? अलेक्सिया में क्या होगा, जब एक बालक जब पठन से संबंधित कठिनाई प्रकट करता है। अब आप कहोगे सर ये पठन और वो पठन में क्या फर्क है? तो इसमें तो वो उच्चारण में दिक्कत होगी और इसमें सीखने की ये क्षमता है, सीखने में तकलीफ होगी, कोई चीज आसानी से समझ में ही नहीं आती उसको, सीखने की क्षमता। अगला है अफेजिया। अभी इनको सबको साथ में याद कर लें। जब एक बालक में कोई मानसिक विकार या चोट लग जाने के कारण, दिमाग की कोई प्रॉब्लम रहती है पहले से, जन्मजात ही कोई माता में दिक्कत आ जाए, जब एक बालक में कोई मानसिक विकार या कारण वह पठन एवं अभिव्यक्ति सही रूप से नहीं कर पाता, कर पाता है। अभी इन तीनों को याद रखने का सिस्टम देखेंगे, क्या सिस्टम, कैसे याद रखा जाए। लिखो आप यहां तक। देखिए कैसे, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। आप एक ध्यान रखना, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में ध्यान रखना, डिस्प्ले से याद आया, डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब इस बच्चे को दिखता सब अच्छे से, जैसे अस्पताल लिखा हुआ तो दिखता तो उसको डिस्प्ले, उसको क्या होता है, डिस्प्ले उसको अस्पताल ही होता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसको क्या पढ़ देता है, अपस्ताल। ठीक है, जैसे लड़की लिखा हुआ है तो उसको लड़की ही डिस्प्ले होता है, लेकिन वो उसको पढ़ क्या देता है, लकड़ी पढ़ देता है। तकलीफ में तकलीफ ही लिखा हुआ डिस्प्ले होता है, लेकिन वो उसको तकलीफ पढ़ देता है। समझ में आई बात? तो डिस्लेक्सिया में डिस्प्ले सही होता है, लेकिन वो ठीक तरीके से क्या नहीं कर पाता, उच्चारित नहीं कर। अगला आता है सीखने की अक्षमता। दंगू सीखी थे कौन, ये है तो पठन से संबंधित कठिनाई, ठीक है ना, पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि वो पढ़
पढ़ता तो है चीजों को, लेकिन उसको वो लर्निंग नहीं होती है, सीखने की क्षमता। कैसे याद रखोगे? जहां समझ लेता हूँ कोई चीज नहीं सीखी, जैसे गाँव का गाय के अल्ले अई चीज को नहीं था, है क्या नहीं? तो अल्ले से ये अलेक्सिया हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो ये ध्यान रखना, ये सीखने की क्या है? अक्षमता। उसके बाद में होता है अफेजिया। अफेजिया को आप डायरेक्ट ध्यान रखना, अफेजिया में अफे आया, अफे से होता है अफेक्ट। तो कोई भी चीज कब अफेक्ट होती है? जब उसके चोट लग जाती है या बचपन से ही उसके दिमाग में कोई मानसिक विकार है, तो वो सही तरीके से ना तो पढ़ पाएगा और ना ही अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है वापस अपनी जो मन में चीज है उसको क्या करना, उसको दोहराना, उसको प्रकट करना। तो ये क्या होती है? आपकी अफेजिया होती है। समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से है। आ जाओ इधर से। तो ये अफेजिया है। समझ में आई बात? तो अफेजिया में अफेक्ट होता है। अफेक्ट कब होगा? तो या तो कोई चोट लग जाती है या फिर कोई मानसिक विकार होता है, इसके कारण वो अभिव्यक्ति सही रूप से नहीं कर पाती। अब मैं आपको चीज बताऊं, पैदा होने से पहले भी हो सकता है, पैदा होने के दौरान भी हो सकता है, और पैदा होने के जस्ट बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो कोई पैदा हुआ ही नहीं, माँ के गर्भ में था, उस समय एक मैंने बताया था जैसे वाइब्रेशन। हो सकता है कि कोई गर्भवती महिला हो और वो क्या हो कि बहुत ही ज्यादा साउंड से ऐसे इस चीज के क्या रहे, टच में रहे, तो उसके बच्चे, जो पल रहा बच्चा होता है, वो दिमागी रूप से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और बहुत ही ज्यादा यदि वाइब्रेशन हो तो गर्भ गिर भी जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इसीलिए आपने वो जेबान तोप के बारे में सुना ना, गर्भ गुंजन तोप। बताते हैं कि उसके जब वो हुई थी तो वो गर्भ गिर गए थे पक्षियों के। समझ में आई बात? जेबान तोप को जब चलाया गया था ना, तो इतनी उसको गर्भ गुंजन तोप कहते हैं पक्षियों के जो गर्भ है वो गिर गए थे। तो ऐसे इसमें होता है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गई, ये जन्म से पहले हो गई। यदि ज्यादा साउंड के संपर्क में आई तो भी दिक्कत है। वरना जैसे आजकल की लड़कियां वगैरह सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा पीती है, तो यदि कोई प्रेगनेंसी में धूम्रपान करती है तो लाड लो, फिर क्या हो जाएगा? तो भी उसके दिक्कत है। समझ आई? नशा करती है, शराब वगैरह पीती है, पेग लगा लिया गम में, तो भी दिक्कत है, तो भी बच्चे की दिक्कत है। अब यदि वो जब पैदा होता है लाड लो, पैदा होने के दौरान भी दिक्कत है। मान लो पैदा हुआ उस समय उसको सही चिकित्सा नहीं मिली, तो भी उसमें क्या पैदा हो सकता है? ये मानसिक विकार पैदा हो सकता है। पैदा होने के दौरान एट डिलीवरी टाइम भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में तो जैसे बच्चा पैदा हो गया, उसमें एक इसमें आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बाल विकास में आएगा। जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको यदि पूरा सुलाकर, ऐसे सुलाकर दूध पिला दिया ना, तो भी इसके इधर इधर की नसें और इधर की नसें वो क्या हो जाती है, दोनों साइड की। समझ में आई ना बात? उसका काम तमाम हो सकता है। यदि ये नहीं हो कि एक्सपायर्ड नहीं हो, तो भी उसके क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ऐसे वो पूरा 180 डिग्री एंगल पे नहीं रहना चाहिए, वो ऐसे रहना चाहिए लाड को। समझ में आई बात? चाहे गोद में रहो चाहे कहीं रहो, तो ऐसे भी होता है। कोई बात नहीं, लाड लो, बच्चों को पालना सीख जाओगे, मैं सब सिखा दूंगा आपको, है क्या नहीं? अभी पूरा सिखाएंगे लाड लो। अभी तो बच्चे का हुआ ही क्या है, पूरा गर्भ में जहां से पल रहा होता है वहां से भ्रूणावस्था की सारी अवस्थाएं पढ़ा के, फिर उसके कितने दांत होते हैं, कितने साल का होता है तब कितने दांत होते हैं, कितने महीने का होता है तब कितना बाहर होता है, सब कुछ एकदम, है क्या नहीं? ये आप भेजिए। तो ये अधिगम से संबंधित कठिनाइयां थी जो आज अपन ने पढ़ी। समझ में आई बात? अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। इसमें एक और आता है, मानसिक विकार और बच्चे की शुरुआती दौर की जो चीजें होती है। इसीलिए कहते हैं कि जिस स्कूल में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है ना, उसमें बच्चे को नहीं डालना चाहिए कभी। कई कई स्कूल ऐसे होते हैं ना, जिसमें बढ़िया तरीके से कुटाई होती है, गजब तरीके से धोते हैं, बच्चा घर आने के बाद मतलब किताबों को छोड़ता ही नहीं, क्योंकि दूसरे दिन होमवर्क नहीं रहता फिर कूटते हैं। तो आपके इधर का पता नहीं, हमारे गांव में तो वैसी स्कूल ही चलती है, उसमें ही डालते हैं ताकि वो वहां पे कुछ पढ़ेगा। समझ में आई बात? तो लेकिन उससे क्या होता है, उससे बच्चा है उसमें चिड़चिड़ा हो जाता है, समझ। और यदि घर में मान लो छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, मान लो 1 से 5 साल के बीच का बच्चा है, बड़ा हो तो भी इफेक्ट तो मारेगा ही, लाट लो अच्छे अच्छे इफेक्ट मार जाते हैं। लेकिन 1 से 5 तक का मेनली कोई बच्चा है, उसके मम्मी और पापा दो है, यदि वो उसके सामने झगड़ते हैं ना, तो समझ लेना ये बच्चा 100% चिड़चिड़ा पैदा होगा। समझे? बात बात पे खींचने वाला, हल्की सी भीड़ हो गई तो उसमें मतलब वो एडजस्ट ही नहीं होगा। समझे? तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। या फिर जैसे कोई बच्चा छोटा है, 10 साल से छोटा बच्चा है, उसको वायलेंस वाली मूवी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, जिसमें मार धाड़ गोलियां हा हू सरल शोर शराबा ऐसे होते हैं ना, वैसे। और बच्चे वही देखते हैं लाड। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐसे लिखोगे, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये हो गया अधिगम से संबंधित कठिनाई कंप्लीट है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत।
इनमें क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज बता दूं। देख, ध्यान से सुन लेना, फिर इधर उधर भटकोगे फिरोगे सर ये वो, ठीक है ना। देखो, पहली चीज, साइकोलॉजी का कोई अंत नहीं, ठीक है। अधिगम अधिगम पर लोग पीएचडी करते हैं, सिर्फ अधिगम टॉपिक पे, ठीक है। आपको लिमिटेड पढ़ाया गया, आपको उतना पढ़ाया गया जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक करो। समझ आई बात? आपके एग्जाम में आने वाले 97 से 98% क्वेश्चन है वो आप कर दोगे एकदम विथ एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ। अब 2-3% में हर बुक में अलग अलग कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। हो सकता है कि मैं ऐसे बोलूं कि 6 महीने का बच्चा हो गया या 8 महीने का बच्चा चलने लगता है, किसी में बोलेगा कि 8 महीने 15 दिन का चलने लगता है, तो आप मुझे आके बोलोगे सर उसके 15 दिन ज्यादा में चल रहा है, इसके 7 महीने 15 दिन में ही चल गया सर। तो ठीक है ना, तो ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है। कितने दांत आए, मैं लिखाऊंगा कि बच्चा इतने समय में 850 ग्राम का हो जाएगा, अगली बुक में मिलेगा 900 ग्राम का हो जाएगा, लक्ष्य वाला लिखेगा 950 ग्राम में होता है, एक और लिख देगा कि हमारे तो 800 ग्राम का ही हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत लेनी नहीं है, ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न चीजों को लेकर मतभेद है, समझ में आई बात? मतभेद है मतलब एक मनोवैज्ञानिक कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है। ऐसे तो अधिगम की भी कितनी परिभाषाएं बन गई, बनी कि नहीं बनी? 10-15 बन गई कि नहीं बन गई? ऐसे चीजें। अब मान लो मैंने कोई बुक्स का नाम लिखाया, तो मैंने 5-10 बुक का नाम लिखाया, अब किसी बुक में आपको 40 बुक मिल गई, तो आप बोलोगे सर इसमें 40 मिल गई, वो आपको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। जोर भी बटे देनो जिया गाय खेत में बढ़े ना, बट माँ तो दिया करे जब बाढ़ है कि कमजोर हुई है। समझ नहीं बात? अब जिया समझ लो बुक को रिलेटेड क्वेश्चन आया करे सिर्फ एक। अब कई लोग देखो बुक ही रटे खाली, अर्थात इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट 20-25 बुक को नाम याद करा दे, तो 95% संभावना है कि मुझे 5% में के बिल्कुल न्यू दे दे, बिल्कुल कटे कोई बुक में कौन सा फेड़ी दे, तो बीरो थान टेंशन नहीं लेना। समझ में आई बात? और बुक सभी डिफरेंट डिफरेंट इसीलिए लिखते हैं कि जैसा मैंने एग्जैक्ट एकदम नोट्स लिखा है वैसी की वैसी आपको बुक मिल गई, तो आप बुक खरीदोगे क्या? अब मान लो एक ने बुक लिखी एग्जैक्ट वैसी की वैसी ये लिखेगा, तो इसकी बुक खरीदेंगे क्या? तो सभी ने क्या लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट लिखा है। समझ में आई बात? कई अधिगम के सिद्धांत को अलग अलग पढ़ाते हैं, कई पहले कोई सा सिद्धांत लिखा दे, कई विशेषताएं बाद में लिखाएंगे, कईयों का सिद्धांत बताने का तरीका अलग है, कोई प्रयोग पहले करवा देंगे। अब जैसे बीएफ स्किनर ने सिर्फ एक दो प्रयोग तो किए नहीं कोई चूहे पर, उसने अपने जीवन में 3-4 किए, उसमें अपन ने 2 ही लिखा है, वो 4 बता देंगे उसमें, तो आपको उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। समझ में आई बात? रही बात और एक्स्ट्रा डाटा की, तो आपका चैप्टर कल कंप्लीट होगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 4 पेज छोड़ने, उसके बाद में नया टॉपिक लगाना है, जैसे उसमें अपन बुद्धि वाला चैप्टर करेंगे, बुद्धि बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग से संबंधित सब कुछ। तो आपको क्या करना, 4-5 पेज छोड़ना, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा। समझ में आई बात? या फिर कोई ऐसी चीज हो जो अपन ने नोट्स में नहीं लिखी और किसी मनोवैज्ञानिक का कोई कथन हो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा के लिए वो 4 पेज अपन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। समझ आई? भटकना बिल्कुल नहीं है, आलतू फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा ऐड करवाना होगा मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वैसे पढ़ते जाना। अब है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत में हेडिंग लगाओ मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत, ये 2 प्रकार के सिद्धांत है। एक है अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत जो कि दिया था कॉल रॉजर्स ने, कॉल रॉजर्स ने। और एक है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, ये बताओ किसने दिया था, ये पढ़ाया हुआ है अब्राहम मैस्लो ने, आवश्यकता पूर्ति ऑब्लिक मांग पूर्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो। अनुभवी जन्य सिद्धांत और आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब देखिए, अब अपन इसमें एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, चलो लिख दो कोई बात नहीं। नंबर 1 वापस लगाओ, अनुभवजन्य सिद्धांत।
वापस निकलो स्लाइड। लिख दिया। एक पेज में आया चैप्टर। अब एक पेज ही आएगा कल, एक पेज में कल अपन कर देंगे 10-15 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। फिर कुछ पर्सन करेंगे बैठे बैठे आराम से। कितने पेज आगे? 60। अच्छा, इधर दिखाना। ये पूरे किए हुए हैं आपके कंप्लीट? थोड़े कम, पूरे किसके किए हुए? पूरे? पढ़ रहे हो ना इनको साथ के साथ? ठीक है, याद करते रहो। अब देखो, लगाते हैं अनुभवजन्य सिद्धांत, वापस हेडिंग लगाओ, कॉल रॉजर्स ने दिया था। इसके प्रतिपादक कौन थे? अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये दो ही आते हैं मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। यही क्वेश्चन इस पर घूम फिर कर ज्यादातर बनता है कि मानवतावादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक अनुभवजन्य सिद्धांत और एक आवश्यक। अब देखो, कार्ल रॉजर्स ने पूछो क्यों अधिगम है कितनी प्रकार हुए? ओ क्यों दो प्रकार अधिगम हुए? क्या क्या हुए? क्यों एक तो संज्ञानात्मक व्यवहार हुआ, संज्ञानात्मक व्यवहार से, और एक होता है अनुभवजन्य। एक ऐसा होता है आपका अनुभवजन्य अधिगम। ये कैसे है, क्या है? इसने कहा कि व्यक्ति दो प्रकार से सीखता है। या तो वो खुद ही क्या करेगा, अपना दिमाग लगाकर चीजों के बारे में सोच विचार करके सीख लेगा। तो ऐसा सीखना किस में आता है? संज्ञानात्मक है। संज्ञान का मतलब ज्ञान बुद्धि, खुद के बुद्धि के तर्क विश्लेषण से खुद सीख लेगा। और या फिर वो सीखेगा अनुभव से, उसके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित होगी जो उसको बहुत कुछ सिखा देगी। तो फिर कार्ल रॉजर्स ने कहा दो तरीके से सीखता है, और यदि वो खुद की बुद्धि से ऐसे सीखे तो ऐसा सीखा हुआ अस्थायी होता है। लेकिन अनुभव से सीख जाए ना, तो फिर वो 100% क्या होता है? स्थायी। ई वास्ते किया करे कि ठोकर खाए अक्कल आवे, क्योंकि अनुभव वेजन बिन काहे लागे, ठोकर लगे। जबकि ये कौन सा, ये एक तरीके से दिमाग से सीखा हुआ किताबी ज्ञान टाइप, और ये क्या है? अनुभव। तो अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? ठीक है, अब लिखो। सीखने की प्रक्रिया में दो प्रकार के अधिगम होते हैं। यह है अस्थायी अधिगम। ये संज्ञानात्मक व्यवहार का उपयोग करना क्यों आया? कोई संज्ञानात्मक कोई ज्ञान है, उसका आप उपयोग कर लेते हो, उस पर आप वर्क करते हो, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सपीरियंस में।
भाई कोई दिमाग में कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है जड़ तक तो वो संज्ञानात्मक में, फिर भी संज्ञानात्मक व्यवहार को तुम उपयोग करियो, प्रैक्टिकल करते तन काय होगो अनुभव। यह है स्थायी अधिगम। अब आप क्या करोगे देखना, बात सुनो पहले। ये अगला हेडिंग लगाना, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, और वो सिद्धांत लिखवाया ना वो वापस यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। बस सेम कुछ नहीं। हाँ वो पिरामिड बना के 5 लिखना है। सबसे नीचे देही की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबंधता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि। बस वो पिरामिड बना के पास में लिख, ये फिनिश।